बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम फिज़िक्स क्लास 9 चैप्टर 3 डायनामिक्स के एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। Our first question is, when a motorcyclist hit a stationary car, he may fly off the motorcycle and driver in the car may get a neck injury. Explain. इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक मोटरसाइकिलिस्ट एक स्टेशनरी कार जो कि रेस्ट की पोजीशन में है उससे आके ये टकराता है और ये मोटरसाइकिल से ऊपर चला जाता है, मतलब कि डिस्टर्ब हो जाती है उसकी पोजीशन, मोटरसाइकिल से गिर जाता है। एंड ड्राइवर इन द कार में गेट नेक इंजरी, और उसके अंदर जो एक कार ड्राइवर है उसको नेक इंजरी हो जाती है। और इसकी रीज़न आपने बतानी है कि वो क्यों होता है ऐसा, कि जो मोटरसाइकिल है वो सिर्फ डिसबैलेंस हो जाता है, गिर जाता है, लेकिन जो कार के अंदर बैठा ड्राइवर उसकी गर्दन के ऊपर एक चोट लग जाती है। इसमें है कि व्हेन अ साइकिलिस्ट हिट्स अ स्टेशनरी कार, कि जब एक मोटर साइकिलिस्ट एक रुकी हुई कार से टकराता है, देन ही कैन नॉट स्टॉप हिमसेल्फ ड्यू टू इनर्शिया। तो इनर्शिया की प्रॉपर्टी की वजह से वो नहीं रुक पाता, और इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि कोई भी चेंज अगर किसी बॉडी के अंदर आता है तो वो उसको रेसिस्ट करती है, रोकती है। एंड कंटिन्यू हिज स्टेट ऑफ मोशन, तो जिस मोशन में वो आ रहा होता है इनर्शिया उसको उसी ही मोशन में रखती है। सो ही में फ्लाई ऑफ द मोटरसाइकिल, तो वो मोटरसाइकिल से नीचे गिर जाता है। वाइल द ड्राइवर इन द कार इज एट रेस्ट, जो कि कार के अंदर मौजूद ड्राइवर रेस्ट की पोजीशन में होता है। देन द अपर पार्ट ऑफ द ड्राइवर वांट्स टू स्टे एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया, तो इनर्शिया की वजह से जो ड्राइवर की बॉडी है, जो अपर पार्ट है, वो जो है रेस्ट की पोजीशन में रहता है। बट हिज लोअर पार्ट मूव्स विद द कार, क्योंकि कार के साथ उस मोटरसाइकिलिस्ट की टक्कर लगी हुई होती है, तो जिसकी वजह से वो कार मूव करती है और उस ड्राइवर का जो लोअर पोर्शन है वो भी कार की वजह से मूव करता है। विद द फोर्स प्रोड्यूस्ड ऑफ कुलियन, कुलियन की वजह से जो फोर्स अप्लाई की जाती है उसकी वजह से वो ड्राइवर आगे की तरफ मूव करता है। सो द ड्राइवर इन द कार में गेट नेक इंजरी, जिसकी वजह से ड्राइवर नेक इंजरी का बाइस बन जाता है। The second question is कि in autumn when you shake a bench leaves are detached, why? कि ख़िज़ा के मौसम में जब आप एक दरख्त की शाख को हिलाएं तो उससे वो पत्ते गिर जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, इसकी रीज़न हमने बतानी है। कि when the tree is shaken the tree is in motion, कि जब एक ट्री को की शाख को हिलाया जाए या उस पूरे दरख्त को हिलाएं तो वो हरकत में आ जाता है। while the leaves are at rest due to inertia, लेकिन जो पत्ते हैं उस दरख्त के वो इनर्शिया की वजह से रेस्ट की पोजीशन में रहते हैं। the force acts on the leaves in changing directions and results इन द लीव्स डिटैचिंग फ्रॉम द ट्रीज, जो फोर्स अप्लाई की जाती है उस लीव्स को उसकी डायरेक्शन चेंज करती हैं, जिसके नतीजे में वो दरख्त के पत्ते वो गिरना शुरू हो जाते हैं। Question number 3, why it is not safe to apply brakes only on the front wheel of a bicycle, कि एक बाईसाइकिल के फ्रंट व्हील पे ब्रेक क्यों नहीं लगाई जाती। इट इज़ नॉट सेफ टू अप्लाई ब्रेक्स ओनली ऑन द फ्रंट व्हील ड्यू टू इनर्शिया, कि इनर्शिया की प्रॉपर्टी की वजह से सिर्फ फ्रंट व्हील पे ब्रेक नहीं लगाई जाती, कि इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी के अंदर आसानी से तब्दीली नहीं लाने देती और ये मैस की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। व्हेन ब्रेक अप्लाइज द फ्रंट व्हील कम्स टू रेस्ट, जब ब्रेक लगाई जाती है तो बाईसाइकिल का फ्रंट व्हील जाम हो जाता है, रेस्ट की पोजीशन में आता है। वाइल बैक व्हील टेंड्स टू कंटिन्यू इट्स मोशन अलोंग द राइडर्स बॉडी, लेकिन जो उसका बैक व्हील वो उसके ऊपर ब्रेक अप्लाई नहीं होती, इसलिए वो मोशन की हालत में रहता है और वो उसको मूव करवाता है। ड्यू टू दिस द राइडर विल फॉल फॉरवर्ड एंड मे गेट इंजर्ड, जिसकी वजह से जो राइडर उस साइकिल के आगे गिरता है और वो उसके लिए वो नुकसानदा साबित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4,
डिड्यूस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ और न्यूटन सेकेंड लॉ को हमने रिलेट करना है कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन किस तरह से न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को बनाता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल्स टू एम ए, और हम यहाँ पे ये पुट करेंगे कि F इज इक्वल्स टू m, और एक्सीलरेशन की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे कि वी एफ माइनस वी आई आवर टी, ये एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है। तो ए की जगह पे एक्सीलरेशन की वैल्यू पुट कर देंगे, और इफ़ एफ इज इक्वल्स टू ज़ीरो देन एक्सीलरेशन इज आल्सो इज इक्वल्स टू ज़ीरो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन a body remains in the state of rest until no external force is acts on it। और इसका मतलब ये है कि एक बॉडी उस वक्त तक रेस्ट की पोजीशन में रहेगी जब तक कोई भी फोर्स उसके ऊपर अप्लाई ना हो, और या तो वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करती रहेगी या तो वो रेस्ट की पोजीशन में रहेगी। इसलिए फोर्स ज़ीरो करेंगे तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा, और इस एफ की जगह पे हम ज़ीरो पुट करेंगे, सो वी गेट वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। और यहाँ पे माइनस की वैल्यू ये वी आई इनिशियल वेलोसिटी माइनस हो रही है, इज इक्वल्स टू के उस साइड पे जाके ये प्लस हो जाएगी, और वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई फॉर वट एवर टाइम इज टेकन, के टाइम की वैल्यू आप वो कोई भी टाइम हो सकता है, वो सेकंड्स भी हो सकते हैं, मिनट्स भी हो सकते हैं, तो टाइम ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन जो है वो इसमें इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। This means that the object will continue moving with uniform velocity throughout the time, जिसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ पूरे टाइम पे मूव करता रहेगा, और इफ़ वी आई इज़ ज़ीरो देन वी एफ विल आल्सो बी ज़ीरो, बिकॉज वी एफ इज़ इक्वल्स टू वी आई। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों इक्वल हैं, तो इसलिए एक अगर इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो उसकी वजह से फाइनल वेलोसिटी भी ज़ीरो हो जाएगी। देयरफॉर द ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट, तो जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन में होगा, और ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, के एक्शन और रिएक्शन। सबसे पहले आपको एक्शन और रिएक्शन का पता होना चाहिए कि जब दो बॉडीज़ हों और एक बॉडी दूसरी बी बॉडी के ऊपर, एक सपोज कि एक बॉडी ए है और दूसरी बॉडी बी है, तो ए बॉडी अगर बी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है तो वो होगा एक्शन, और बी बॉडी उसी मैग्नीट्यूड के बराबर की फोर्स ए बॉडी के ऊपर अप्लाई करे तो वो होगा एक्शन। तो ये दोनों बराबर और ऑपोजिट डायरेक्शन में है। दीज फोर्सेस इज ऑलवेज एक्ट इन पेयर, के दोनों इकट्ठे होते हैं, पेयर में ही अप्लाई की जाती हैं। डू दे बैलेंस ईच अदर, क्या ये बैलेंस हो सकती हैं, होती हैं। कैन बॉडीज मूव अंडर एक्शन रिएक्शन पेयर, कि क्या बॉडी एक्शन और रिएक्शन पेयर की वजह से मूव करता है या नहीं करता। सबसे पहले हम इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर करेंगे कि बैलेंस्ड फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस दैट एक्ट ऑन सेम ऑब्जेक्ट, के सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर वो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं इक्वल, और ऑपोजिट फोर्सेस दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन उनकी ऑपोजिट है। दैट्स व्हाई दे कैंसल आउट, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। Action and reaction forces are equal and opposite forces that act on different objects, so they don't cancel out। और एक्शन और रिएक्शन की फोर्सेस जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई हो रही होंगी तो वो कैंसिल नहीं होती। A body cannot move under action reaction pair। अब हम इसके थर्ड पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि मूव नहीं करते, एक्शन और रिएक्शन पेयर की वजह से बॉडी मूव नहीं करती। इसकी एग्जांपल भी बताई हुई है। फॉर एग्जांपल, अ बुक लेइंग ऑन द टेबल हैज़ वेट डाउनवर्ड बट द टेबल हैज़ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन, के बुक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है तो इसका वेट ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और जितना उस बुक का वेट है उतने वेट के बराबर की टेबल उसको अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगी। दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, जिसकी वजह से वो बुक मूव नहीं करेगी और वो रेस्ट की पोजीशन पे रहेगी। इसलिए जो है वो एक्शन एंड रिएक्शन पेयर यहाँ पे अप्लाई तो हो रहा है लेकिन वो एक दूसरे के इफेक्ट से कैंसिल हो जाता है और ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन में रहता है।
Question number 6. A man sleeps on oily floor. He wants to move out of this area. कि एक स्लिपरी फ्लोर पे जिसके ऊपर ऑयल गिरा हुआ है उस पे एक आदमी स्लिप होता है और वो उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करता है, निकलना चाहता है उससे. ही इज़ अलोन, वो अकेला है. ही थ्रोज हिज बैग टू मूव आउट ऑफ दिस स्लिपरी एरिया, और वो उस स्लिपरी एरिया पे जिस जगह पे वो स्लिप हुआ है वहाँ से वो अपने साथ जो उसके साथ बैग था वो उस बैग को फेंकता है. वाई इज इट सो, तो वो ऐसा क्यों करता है, बैग को वो क्यों फेंकता है, इसमें हमने इसकी रीज़न बतानी है. When a man sleeps on oily floor, then he has a minimum friction because floor and his feet. क्योंकि वो फ्लोर के ऊपर ऑयल गिरा हुआ है जिसकी वजह से वो फ्रिक्शन की क्वांटिटी कम हो जाती है. फ्रिक्शन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को अपोज करती है, रोकती है, और ऑयल की वजह से फ्रिक्शन कम हो जाती है. ही थ्रोज हिज बैग टू मूव आउट ऑफ दिस स्लिपरी एरिया, कि वो उस बैग को फेंकता है उस जगह से बाहर निकलने के लिए. When he throws a bag in one direction, then this is action. और जब वो एक डायरेक्शन में एक बैग को फेंकता है तो उस वक्त जो फोर्स अप्लाई की जाती है वो है एक्शन. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एज आ रिएक्शन ही विल मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन ड्यू टू लेस फ्रिक्शन. और न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन की अगर हम डेफिनेशन करें तो उसमें भी यही है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. तो जितने एक्शन की फोर्स की वजह से वो बैग को फेंकेगा उतना ही उसके ऊपर रिएक्शन की फोर्स अप्लाई होगी. सो दिस एक्ट हेल्प्स हिम टू मूव आउट फ्रॉम द ऑयली फ्लोर, जिसकी वजह से वो उसको मदद मिलेगी, रिएक्शन की फोर्स की वजह से उसको मदद मिलेगी कि वो उस जगह से बाहर निकल जाए. Question number 7 कि how would you use Newton's third law of motion and law of conservation of momentum to explain motion of rockets. कि आप रॉकेट्स की मोशन में न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन को किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं. तो सबसे पहले हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं कि ये किस तरह से हेल्प करता है रॉकेट की मोशन को. Newton's third law of motion, action and reaction are equal in magnitude but opposite in directions. के वो directions इनकी action and reaction बराबर होते हैं लेकिन उनकी direction opposite है. The exhaust from the rocket creates a downward force which creates an equal and opposite thrust in the upward directions. कि रॉकेट्स की टेल से गर्म गैसेस निकलती हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो एक एक्शन होता है और उस एक्शन की वजह से एक रिएक्शन रॉकेट्स को मिलता है और वो थ्रस्ट की फॉर्म में है. थ्रस्ट एक अपवर्ड डायरेक्शन की मोशन होती है जिसकी वजह से रॉकेट्स ऊपर की तरफ मूव करता है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की वजह से हमने इसकी मोशन को एक्सप्लेन करना है. इन रॉकेट्स हॉट गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल रश आउट विद लार्ज मोमेंटम, के जो गर्म गैसेस उस रॉकेट की टेल से निकलती हैं वो उसमें लार्ज मोमेंटम रखती हैं, लार्ज मोमेंटम से बाहर आती हैं. द रॉकेट्स गेन एन इक्वल एंड ऑपोजिट मोमेंटम देयर बाय causing them to accelerate, जिसकी वजह से एक ऑपोजिट मोमेंटम रॉकेट्स को मिलता है. क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन की डेफिनेशन है मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, के मोमेंटम कांस्टेंट रहता है और मोमेंटम जब कंजर्व होगा क्योंकि फ्यूल और जो बर्निंग फ्यूल उसकी टेल से निकलेंगी तो उसके अंदर मोमेंटम है, उस मोमेंटम को खर्च करने की वजह से रॉकेट्स अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. क्वेश्चन नंबर 8, वाई आर क्रिकेट बैटर ग्लव्स पैडेड विद फोम, के क्रिकेट प्लेयर के पैड के अंदर क्यों फोम इस्तेमाल किया जाता है, उनके ग्लव्स के अंदर भी क्यों फोम का पैड इस्तेमाल होता है. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज गिवन बाय एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी. इसमें यह डेल्टा पी मोमेंटम को शो कर रहा है और यह डेल्टा टी टाइम को शो करता है. अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो ये फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम
टेकन के टाइम टेकन के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फ्रॉम अबव इक्वेशन इम्पैक्ट टाइम, अब ये डेल्टा टी जो होगा ये इम्पैक्ट टाइम है। इम्पैक्ट टाइम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। इफ इम्पैक्ट टाइम इज ग्रेटर देन फोर्स विल बी स्मॉलर। अगर इम्पैक्ट टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स का इफेक्ट कम हो जाएगा। तो इस इफेक्ट को कम करने के लिए द बैट्समैन ग्लव्स आर पैडेड विद फोम इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इम्पैक्ट टाइम, के इम्पैक्ट टाइम को जो है वो कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ फोर्स, और फोर्स का इफेक्ट इस वजह से फोर्स का इफेक्ट इस वजह से कम हो जाता है। ड्यू टू दिस द हैंड्स ऑफ बैट्समैन विल नॉट हर्ट, जिसकी वजह से जो बैट्समैन के हाथ है उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि इम्पैक्ट टाइम कम हो जाता है। और इम्पैक्ट टाइम कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होगी, अगर इम्पैक्ट टाइम ज़्यादा होगा तो फोर्स का इफेक्ट कम होगा। और ये ग्लव्स जो पहनते हैं बैट्समैन, उनके अंदर फोम का होना वो मोमेंटम के इम्पैक्ट को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से फोर्स का इफेक्ट कम होता है और वो कम नुकसानदायक साबित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर विल योर वेट बी ग्रेटर, नियर अर्थ और नियर मून, व्हाट अबाउट मैस, कि आपका वेट मैस की अर्थ की सरफेस पे ज़्यादा होगा या मून की सरफेस पे ज़्यादा होगा, और फिर उसका मैस अर्थ की सरफेस और मून की सरफेस पे मैस के ऊपर क्या असर अंदाज होगा, इसके बारे में ये पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर। कि द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट, ये वेट की डेफिनेशन है कि अर्थ का एक बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उसको वेट कंसीडर किया जाता है। इट इज़ गिवन बाय डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी, ये इसका फार्मूला है। एंड इट डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, के वेट ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू को चेंज करें तो वेट भी चेंज हो जाएगा। द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑफ अर्थ इज मोर देन दैट ऑफ द मून, तो मून की सरफेस पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू कम होती है और अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटेशन की वैल्यू ज़्यादा होती है। द वेट ऑफ एनी बॉडी इज लार्जर ऑन अर्थ अबाउट 6 टाइम्स लार्जर देन द मून, के अर्थ की सरफेस पे किसी भी बॉडी का वेट ज़्यादा है क्योंकि उस पर ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा होती है। अब हम मैथ्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि मैथ्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा अगर हम मैथ्स की डेफिनेशन के ऊपर गौर करें कि द क्वांटिटी ऑफ मैटर इज कॉल्ड मैस, कि किसी भी मैटर की क्वांटिटी को हम मैस कहते हैं। इट इज़ नॉट डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, और जो कि मैस की वैल्यू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। देयरफॉर मैस रिमेन्स सेम एवरीवेयर, जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट का मैस अर्थ की सरफेस के ऊपर है चाहे वो मून के ऊपर है, वो एक जैसा रहेगा, उसके अंदर कोई भी तब्दीली नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 10, when Ronaldo kicks the ball at the highest point of ball, both earth and ball attract each other with the same magnitude of force, कि जब एक रोनाल्डो एक बॉल को हिट मारता है तो हाईएस्ट पॉइंट पे बॉल पहुंचती है, उस वक्त अर्थ और बॉल के दरमियान एक जैसी अट्रैक्शन की फोर्स अप्लाई होती है। वाई देन द बॉल मूव्स टूवर्ड्स द अर्थ एंड नॉट द अर्थ, कि फिर क्यों दोनों जब एक दूसरे को एक ही फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो बॉल क्यों अर्थ की तरफ जाती है जबकि अर्थ बॉल की तरफ क्यों नहीं आ सकती। इसकी रीज़न इस क्वेश्चन के अंदर हमने बतानी है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, द अर्थ एक्सपीरियंसेस एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉल, कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में ये एक्सप्लेन किया गया है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, के अर्थ हाईएस्ट पॉइंट पे ज़मीन के ऊपर जो अट्रैक्शन की फोर्स बॉल लगा रही होती है,
तो बाल के ऊपर भी ज़मीन जो अट्रैक्शन की फोर्स लगाती है वो दोनों बराबर होते हैं। हाउ एवर द अर्थ एक्सेलरेशन इज़ टू स्मॉल टू बी नोटिसेबल बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज मैस। तो अर्थ का मैस ज़्यादा होने की वजह से इसकी एक्सेलरेशन इतनी नोटिसेबल होती है कि वो एज़ कंपेयर टू बॉल वो मूव नहीं करती। जबकि द बॉल हैविंग अ स्मॉलर मैस और एज कंपेयर टू अर्थ बॉल का मैस बहुत ही कम होता है, एक्सपीरियंस अ मच लार्जर एक्सीलरेशन, जिसकी वजह से एक्सीलरेशन उसके ज़्यादा प्रोड्यूस्ड होता है और काजिंग इट टू मूव टूवर्ड्स द अर्थ, और जिसकी वजह से वो बॉल ज़मीन की तरफ हरकत करती हुई नज़र आती है, लेकिन ज़मीन बॉल की तरफ हरकत करती हुई नज़र नहीं आती ड्यू टू द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द मैसेज ऑफ अर्थ एंड बॉल।